नमस्कार, टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो और बिहार से नेता पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया है। दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी के विलय के बाद पप्पू यादव ने टीवी 27 से खास बातचीत की। वहीं पप्पू यादव के बेटे सार्थक रंजन ने भी कांग्रेस ज्वाइन किया। दोनों ने टीवी 27 से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है, सुनिए। हमारे साथ जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव हैं, जिनकी सक्रियता बिहार की राजनीति में हमेशा रही है। लेकिन सर, आपने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया है और ऐसे में क्या वो क्षण था जिस समय आपने ये फैसला लिया? सर, मैंने कहा ना कि राहुल जी का ब्लेसिंग, उनका ट्रस्ट और प्रियंका जी ने जिस तरीके से हमें हिम्मत दी और उनका जो निर्णय था वो मेरे लिए इनफ था। लेकिन कांग्रेस की आइडियोलॉजी के साथ तो मैं लंबे वर्षों से शुरू से हमारा जो संघर्ष रहा है और राजनीति रही है वो सेवा, न्याय और मदद की रही है, संघर्ष की रही है। और राहुल गांधी जी का 6,000-4,000 किलोमीटर वर्ल्ड हिस्ट्री और आम लोगों के दिल को जीतना और उसकी उम्मीद जगाना, ये मेरे लिए एक ताकत है, बड़ी सीख है और यही काफी है कांग्रेस में मेरी पार्टी का विलय। सर, बिहार में जब भी विपदा आई है, आप जमीन पर उतर के जनता की मदद की है, मैंने खुद देखा है। और ऐसे में आप जब अब कांग्रेस में चले गए हैं तो क्या फिर से वही पप्पू यादव अभी भी जमीन पर दिखेंगे? सेवा और मदद में कहाँ कोई कमी रहेगी। हर आदमी की मदद और सेवा पप्पू यादव की पहली प्राथमिकता है और वो मैं करता रहूंगा। पार्टी के लाइन पर जो भूमिका होगी उसका निभाऊंगा, लेकिन व्यक्तिगत और गरीब के लिए पप्पू यादव का दायित्व बिल्कुल के लिए। पूर्णिया सीट से क्या आप लोकसभा चुनाव? लाइफ लाइन है, मेरी लाइफ लाइन है। सर, एक आखिरी सवाल। सर, अखिलेश प्रसाद सिंह नाराज नजर आ रहे हैं, आज वो मंच पर भी। मैं अखिलेश जी का व्यक्तिगत सम्मान करता हूं और हमेशा सम्मान करता रहूंगा। हमारे साथ सार्थक हैं, जो कि पप्पू यादव के बेटे हैं। सार्थक, आपसे एक सवाल है। आप यूं तो प्रोफेशनली क्रिकेटर हैं, लेकिन आपने ये फैसला कैसे लिया कि आप अपने पिता के साथ कांग्रेस ज्वाइन करें? फैसला लेने की क्या इसमें कोई बात नहीं है। मैं अपने पापा की सपोर्ट के लिए आया हूं और एक बेटे की तरह अपने पिता की सपोर्ट के लिए आया हूं बस। और राहुल जी को मैं बहुत एडमायर करता हूं, पूरी कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी को बहुत एडमायर करता हूं, तो मैं सबके सपोर्ट में आया हूं, आइडियोलॉजी और अपने पिता की सपोर्ट में। आपकी मम्मी भी कांग्रेस की लीडर हैं, सीनियर लीडर हैं, और आज पापा भी आपके कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि अब घर में जो कल तक दो विचारधारा आपको नजर आ रही होगी, अब वो खत्म हो गई? नहीं, विचारधारा दोनों की लोगों की सेवा की ही रही है शुरुआत से। अब एक ही पार्टी से और मजबूती से काम कर पाएंगे दोनों। क्या भविष्य में हम आपको ग्राउंड पे देख सकते हैं? क्रिकेट के ग्राउंड पे? क्रिकेट के ग्राउंड पे तो हम आपको हमेशा देखे हैं, लेकिन पॉलिटिकल ग्राउंड की बात? बिल्कुल, समय आने पे वहाँ पे भी जरूर, सही समय आने पे जरूर देखे जाएंगे। तो ये सार्थक हैं, जो कि पप्पू यादव के बेटे हैं, और इन्होंने फैसला लिया है अपने पिता पप्पू यादव के साथ कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने का। और साफ तौर पे जिस तरीके से पप्पू यादव ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जो उन्होंने कांग्रेस में अपनी पार्टी को विलय करने का फैसला लिया है, कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों की विचारधारा मिलती आई है। और ऐसे में उन्हें मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व पर पूरा भरोसा है, जिसकी वजह से पप्पू यादव ने अपनी पार्टी के विलय का इतना बड़ा फैसला चुनाव से पहले लिया। फिलहाल तब तक के लिए बने रहे टीवी 27 के साथ। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं आयुषी मिश्रा, दिल्ली। होली के त्योहार को लेकर प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। बाजार में अस्थायी तौर पर कई सारे दुकानें खुली हुई है। बड़ी बड़ी मार्केट में दुकानें बिना एनओसी के चल रही है। वहीं ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी, इसी मुद्दे को लेकर सीएफओ मंगेश कुमार से टीवी 27 ने खास बातचीत की है, सुनिए। में त्योहार की रौनक, होली का त्योहार है तो रौनक देखी जा सकती है और ऐसे में भीड़ का होना भी लाजमी है। तमाम दुकानदार हैं जो तात्कालिक तौर पर खुले हुए हैं, उसको लेके सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, इसी मुद्दे पे आज हम सीएफओ मंगेश कुमार से, जो लखनऊ से हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ऐसी कोई भी घटना ना हो, उसको लेके क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं और आगे क्या कुछ तैयारी चल रही है। जी सर। देखिए, सबसे पहले तो हमारा आपके माध्यम से ये अनुरोध है, जितने भी जो शॉप्स हैं, जितनी दुकानें लगी हुई हैं, कोई भी संस्थान है, सब अपने संस्थानों का इलेक्ट्रिकल ऑडिट करा लें और करेक्ट रेटिंग के वायर और प्रॉपर जो है ELCB और MCB ये सब चीज़ें लगाएं, जिससे कि शॉर्ट सर्किट वगैरह ये सब चीज़ें नहीं होंगी। तो ये ओवरलोडिंग की वजह से जो फायर होती है, शॉर्ट सर्किट की वजह से फायर होती है। तो सपोज अगर हम इलेक्ट्रिकल ऑडिट कर लेंगे और उसके हिसाब से वायर हम चेंज कर लेंगे, आजकल तो बहुत सारे ऐसे वायर हैं जो फायर कैच ही नहीं करते हैं, तो अगर हम वो लगा लेंगे तो आग लगने के चांसेस जो है 80 से 90% हमारे कम हो जाते हैं। और दूसरा, हमारी जो 8 फायर स्टेशन है यहाँ पर, तो हम लोगों ने 8 टीम बनाई हुई है।
तो जगह जगह जाकर हम दो लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि क्या जो है उपाय होने चाहिए, क्या संसाधन होने चाहिए आपके यहाँ पे आग बुझाने के लिए, और सपोज अगर आग लग भी जाती है तो किस तरह से जो है इवैक्यूएशन करना है। ये सब चीज़ें हम ट्रेनिंग के माध्यम से देते हैं लोगों को। जिसने भी एनओसी नहीं ली है और आपके संज्ञान में ये चीज़ें मान लीजिए आ रही हैं, तो क्या कुछ कार्रवाई उसके खिलाफ की जाएगी? देखिए, अब एक्ट हमारा जो है 2022 में बन चुका था, नियमावली जो है अभी हमारी जो है बनी है इस साल, तो धीरे धीरे धरातल पर उतरने में उसको समय लग रहा है, तो धीरे धीरे ये सब चीज़ें भी दूर हो जाएंगी। सपोज अगर किसी की अगर एनओसी नहीं है तो उसको हम जो है, अब हमारे पास जो है अधिकार है कि हम उसकी जो है एनओसी के लिए लेने के लिए हम नोटिस दे सकते हैं और जो है उसको एनओसी लेने के लिए बाध्य कर सकते हैं। दूसरा, फायर फाइटिंग सिस्टम भी जो है अगर नहीं है तो वो भी हम कर सकते हैं। साफ तौर पे सर का कहना है कि जिन्होंने भी एनओसी नहीं ली है उसको नोटिस जारी किया जा सकता है और हम उन्हें बाध्य कर सकते हैं कि इसको आप एनओसी लें, उसके बाद भी आप अपना जो भी आपका बिजनेस या मार्केट है, शॉप है, आप उसको संचालित कर सकते हैं। और होलिका जलाई जाएगी तो होलिका को लेकर के भी चौराहों पे जहाँ भी होलिका जलाई जाएगी उससे कोई घटना ना हो, कहीं आगजनी की कोई घटना ना हो, तो उस तरह से भी व्यवस्था की गई है। जगह जगह गाड़ियाँ खड़ी की जाएंगी। लखनऊ से TV 27 न्यूज़ के लिए अनामिका पाल की रिपोर्ट, नीरज यादव के साथ। बदायूं में दोहरे हत्याकांड पर उत्तर प्रदेश के मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि यह एक दुखद घटना है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जानी जाने वाली योगी सरकार ने मामले में तत्काल कार्रवाई की है। देखिए, ये दुखद घटना है और प्रशासन ने त्वरित जो भी आवश्यक कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई की है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ये कानून व्यवस्था की सरकार मानी जाती है और कहीं भी उत्तर प्रदेश में कहीं भी कोई घटना होती है तो जो भी आवश्यक तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, हमारी प्रशासन उसको तुरंत करता है। यूपी के बदायूं में आज 2 मासूमों की निर्मम हत्या कर दी गई, जिसके बाद सियासत भी तेज हो गई है। वहीं इसी को लेकर TV 27 न्यूज ने यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद से खास बातचीत की है। सुनिए। बदायूं में एक ऐसी घटना आई है जिसमें कहीं ना कहीं पूरे समाज को शर्मसार करने वाली एक घटना है। इसी तमाम मुद्दों को लेकर बात करने के उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी हैं। सर, मदद मांगने गए थे, कत्ल करके आ गए। एक वाकया बदायूं से निकल कर आ रहा है। खैर, पुलिस ने तुरंत एक्शन किया और एक व्यक्ति को एनकाउंटर में मार भी दिया। इस बच्चे की हत्या की, निर्मम हत्या की मैं भर्त्सना करता हूँ, उसकी निंदा करता हूँ। और हमारी सरकार ने जो वादा किया है कि अपराधी किसी भी हालत में नहीं बचेंगे, और उसे देखिए आपने कम समय में रहा, और जिसने अपराध किया है वो जघन्य अपराध है। उससे अगर अपराध किया था तो पुलिस के सामने सरेंडर करना चाहिए था। पुलिस के सामने भागने की कोशिश की तो पुलिस ने देखी जवाबी कार्रवाई में उससे किया। उसके लिए तो पुलिस ही उसके बारे में ज़्यादा बता सकते हैं। दूसरी तरफ इतनी बड़ा जघन्य अपराध हुआ है और इसको लेकर पुलिस छानबीन भी कर रही है, एनकाउंटर भी हुआ, लेकिन दूसरी तरफ राजनीति भी तेज हो गई है। विपक्ष के कई नेता इसके खिलाफ राजनीति करते नजर आ रहे हैं, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे रामगोपाल यादव हो। उनको अपने समय की सरकार को देखना चाहिए था, किस तरीके से भयभीत वातावरण था, अपराधी कैसे घूम रहे थे, किस तरीके से संरक्षण मिल रहा था। उनको अपने समय देखना चाहिए। हमारे समय में तो इस समय अपराधी तो उत्तर प्रदेश से या तो सलाखों के अंदर हैं या तो उत्तर प्रदेश छोड़ के दूसरे प्रदेशों में हैं, और ऐसी छुटपुट घटनाएं जो कर रहे हैं तो उसकी ऐसे ही उनके खिलाफ हमारी पुलिस कार्रवाई कर रही है। सर, एक आरोपी एनकाउंटर मारा गया है, दूसरे आरोपी की पहचान की जा रही है, उसको पकड़ने की कोशिश की गई। कब तक पकड़ा जाएगा, कब तक उस पर एक्शन होगा? देखिए, हमारी पुलिस, हम लोग तो हर एक व्यक्ति की, चाहे किसी जाति धर्म का हो, उसको हम लोगों ने सुरक्षा देने का वादा किया है, उसे न्याय दिलाने का वादा किया। हम लोग भरोसा दिलाते हैं कि उस जो पीड़ित परिवार है जिसके बच्चे की जघन्य हत्या हुई है, उसको जल्द से जल्द न्याय दिलाने में हमारी सरकार कामयाब है। धन्यवाद सर, TV 27 बात करने के लिए। कैमरामैन जुबेर के साथ पंकज वानखेड़े, TV 27 नई दिल्ली। बदायूं में दोहरे हत्याकांड के बाद अब सियासत भी शुरू हो गई है। सपा और बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर हो गए हैं। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी अपराधियों को संरक्षण देती है। सपा के मीडिया सेल ने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि यूपी में दंगा फसाद, सांप्रदायिक तनाव खड़ा करके बीजेपी चुनाव जीतना चाहती है और इसी कारण ऐसी घटनाओं को खुद अंजाम दिलवा रही है। सपा का यह पोस्ट कई सोशल मीडिया यूजर को बिल्कुल पसंद नहीं आया। यूजर्स ने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला किया है।
वहीं सपा के मीडिया सेल पर यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जमकर बरसे। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर सपा पर निशाना साधा और कहा कि सपा में नैतिकता बची हो तो बदायूं मामले में राजनीति ना करें। मामले में पुलिस कार्रवाई कर रही है। बता दें कि बदायूं मामले को लेकर सपा मीडिया सेल ने बीजेपी पर आरोप लगाया था, जिस पर सोशल मीडिया यूजर भी उनकी आलोचना कर रहे थे। वहीं बदायूं कांड में सपा की प्रतिक्रिया पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि बदायूं की घटना पर सपा घटिया राजनीति कर रही है। अगर सपा की सत्ता होती तो अपराधियों को संरक्षण होता। योगी सरकार में अपराधियों के खिलाफ कठोरता से कार्रवाई हो रही है और इस मामले में भी अपराधी के साथ पूरी कठोरता बरती गई है। की घटना हैरान करने वाली है, रोंगटे खड़े कर देने वाली है, बहुत दुख उत्पन्न करने वाली है। लेकिन ऐसी घटना पर समाजवादी पार्टी घटिया राजनीति पर उतर रही है, घटिया राजनीति करके व्यर्थ के आरोप कर रही है। जबकि सच ये है कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने ऐसे किसी भी मामले में पूरी कठोरता से कार्रवाई करने का हमेशा उदाहरण दिया है। इस मामले में भी एनकाउंटर करके अपराधी को मार गिराया है। अगर सत्ता सपा की होती तो समाजवादी पार्टी की सत्ता में ऐसे अपराधियों को सत्ता का संरक्षण होता और समाजवादी पार्टी अब भी व्यर्थ के आरोप प्रत्यारोप कर रही है। बेहतर होता कि वो पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाने का काम करती। अगर मरहम नहीं लगा सकती तो कम से कम नमक तो ना छिड़के। बॉलीवुड से हॉलीवुड का रोमांचक सफर तय करने वाली देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा आज अयोध्या पहुंची। इस दौरान उनके साथ उनकी मां मधु चोपड़ा भी रामलला के दर्शन करने पहुंची। दरअसल हाल ही में एक इवेंट में शिरकत करने के लिए बेटी के साथ प्रियंका मुंबई आई हैं। कार्यक्रम में शामिल होने के बाद अभिनेत्री अपने परिवार के साथ भगवान रामलला के दर्शन करने अयोध्या पहुंची। पंजाब के संगरूर में जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत हो गई, जिसको लेकर डीजीपी अर्पित शुक्ला का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल का निरीक्षण किया है, एसआईटी का गठन किया गया है और डीसी ने मजिस्ट्रेट जांच भी की है। इस मामले में हमें 3 लोगों की मौत की जानकारी मिली है। जो लोग अस्वस्थ हैं उन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। जो पता लगा है, हमारे सीनियर अधिकारी दड़बा गए हुए हैं जहां पे ये वाकया हुआ है और एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है और डीसी की तरफ से भी एक मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी मार्क कर दी गई है और जैसे ही डिटेल्स आते हैं हम आपके साथ शेयर करेंगे। अभी तक 3 लोगों के मरने की खबर है और कुछ लोग की तबीयत खराब भी है, बीमार हैं, उनको हॉस्पिटलाइज किया गया है। तो सीनियर अधिकारी सब मौके पे हैं, जैसे ही डिटेल्स आएंगे हम आपके साथ। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 से 22 मार्च तक भूटान की राजकीय यात्रा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि यह यात्रा भारत और भूटान के बीच नियमित उच्च स्तरीय आदान प्रदान की परंपरा और सरकार की पड़ोसी पहले नीति पर जोर देने के अनुरूप है। वहीं पीएम मोदी के राजकीय यात्रा से पहले भूटान के पारो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की तस्वीर सामने आई है। वहीं 2024 लोकसभा चुनाव के तारीखों के ऐलान के बाद बिहार में एनडीए का सीट बंटवारा हो गया है, लेकिन अब तक महागठबंधन में सीटों को लेकर मंथन चल रहा है। महागठबंधन के सभी बड़े नेता लगातार सीटों को लेकर बैठक कर रहे हैं। इन सबके बीच जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में किया। वहीं उससे एक रात पहले आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और तेजस्वी यादव से राबड़ी आवास पर मुलाकात की। माना जा रहा है कि इसमें आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई, साथ ही आगे की रणनीति बनाई गई। वहीं मुलाकात के बाद पप्पू यादव ने सोशल मीडिया पर तस्वीर पोस्ट की और बताया कि बिहार में बीजेपी को 0 पर आउट करने की रणनीति पर चर्चा की गई है। उड़ीसा में कांग्रेस को चुनाव से पहले बड़ा झटका लगा। खरियार विधायक अधिराज मोहन पानीग्राही ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। अटकलें लगाई जा रही है कि पानीग्राही बीजेडी में शामिल हो सकते हैं। पहली बार विधायक बने पानीग्राही ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शरद पटनायक को इस्तीफा सौंपा, जिसमें पार्टी छोड़ने का कोई कारण नहीं बताया है। वहीं आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी की तैयारियां तेज है। इसके साथ ही बीजेपी द्वारा उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है। वहीं दूसरी ओर अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस अपनी 2 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी अब तक घोषित नहीं कर पाई है। प्रदेश मीडिया प्रभारी बीजेपी के मनवीर सिंह चौहान ने कांग्रेस पर तंज करते हुए कहा कि पिछले 70 सालों से कांग्रेस ने जनता को ठगने का काम किया।
कांग्रेस के लोग बेटी हूं लड़ सकती हूं का नारा तो देते हैं, लेकिन कांग्रेस शासनकाल में महिलाओं और बेटियों के लिए किसी प्रकार का उत्थान का काम नहीं किया गया है। कांग्रेस का इतिहास रहा है कि वह सिर्फ खोखली बातें और झूठे वादे करती है, लेकिन प्रदेश की धामी सरकार और केंद्र की सरकार द्वारा आम जनता के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। देखिए, हमारी आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार हो, चाहे हमारे प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार हो, हमारी सरकार के द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए, उनके जीवन स्तर में सुधार के लिए अनेकों योजनाएं संचालित हो रही हैं। लेकिन कांग्रेस हमेशा खोखली बातें उनका इतिहास रहा है और वो नारा तो जरूर देते हैं कि लड़की है लड़ सकती है, गरीबी हटाओ, लेकिन हकीकत में वो उस समाज के लिए कुछ भी नहीं करते हैं। और पीडब्ल्यूडी लोहाघाट की एक बड़ी लापरवाही सामने आ रही है, जहां पीडब्ल्यूडी लोहाघाट के द्वारा 3 महीनों से पुल्ला लोहाघाट मुख्य सड़क में नाले निर्माण कार्य करवाया जा रहा था, लेकिन अब तक कार्य पूर्ण नहीं किया गया, जिस कारण सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ने के साथ साथ कलीगांव क्षेत्र की महिलाओं का जंगल जाने का रास्ता भी अवरुद्ध हो गया है। इसी को लेकर कलीगांव क्षेत्र के आक्रोशित ग्रामीणों ने पूर्व ग्राम प्रधान नारायण पुजारी के नेतृत्व में सड़क किनारे पीडब्ल्यूडी लोहाघाट के खिलाफ प्रदर्शन किया, जहां उन्होंने कहा कि क्षेत्र के कई कलमठ बंद पड़े हुए हैं जो पीडब्ल्यूडी के द्वारा खोले नहीं जा रहे हैं। साथ ही जल्द पीडब्ल्यूडी लोहाघाट नाले निर्माण कार्य को पूरा करने की मांग की गई है। हरिद्वार के बंधन पैलेस में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे त्रिवेंद्र सिंह रावत का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस अभी तक अपना उम्मीदवार घोषित नहीं कर पाई क्योंकि कांग्रेस भटक रही है। कार्यक्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री और बीजेपी विधायक मदन कौशिक, विधायक आदेश चौहान समेत तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। का उत्साह चारों तरफ देखने को मिल रहा है। आज मैं अपने जो हमारे बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं उन सब से मिलने के लिए यहाँ पर आया हूँ और कार्यकर्ताओं का जो जोश है वो जोश मेरा भी जोश दुगुना करेगा और कार्यकर्ताओं का जोश तो 10 गुना हो जाएगा, इसलिए मैं आज यहाँ पर आया हूँ। नहीं, कार्यकर्ताओं में मैंने देखा बहुत जोश है, बहुत उत्साह है और भारतीय जनता पार्टी इस बार हरिद्वार लोकसभा को 5 लाख से अधिक वोटों से जीत कर जाएगी, ऐसा मुझे कार्यकर्ताओं को जोश को देखते लगता है। नहीं देखो, ये तो भी कार्यकर्ता है, पब्लिक नहीं है और कार्यकर्ताओं का जोश वही आगे की विजय फतेह करता है, आगे का मार्ग प्रशस्त करता है। वहीं लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। वहीं गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार अनिल बलूनी उत्तराखंड के श्रीनगर पहुंचे तो कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके साथ ही क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर रोड शो कर आमजन से उनके पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि पूरे देश में विकास का मंत्र है, हमें विकसित उत्तराखंड और विकसित गढ़वाल बनाना है और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना है। उत्तराखंड और गढ़वाल को आदर्श क्षेत्र घोषित करना होगा। इसका मंत्र है उत्तराखंड को विकसित उत्तराखंड बनाना है और विकसित गढ़वाल बनाना है। पलायन के लिए एक जंग छेड़ रही है पलायन के खिलाफ और प्रत्येक जो युवाओं को रोजगार का किसी प्रकार से सर्जन हो वो करना है। उत्तराखंड को और गढ़वाल को एक आदर्श क्षेत्र घोषित करवाना है, इसी के लिए संकल्प है। विपक्ष को किस तरीके से देख रहे हैं? जैसा आज भी देखा शिवपौड़ी और श्रीनगर में भी कई कार्यकर्ता शामिल हुए हैं, बीजेपी में दामन थामा है, कांग्रेस की स्थिति। देखिए, कांग्रेस का जो भवन है वो जर्जर हो गया, जैसे मैंने बताया, और पूरी तरह से कांग्रेस नेस्तानभूत हो गई है। कांग्रेस में अब कोई बचा नहीं है। जो लोग राजनीति में एक विकास की राजनीति करना चाहते हैं, जो देश को विकसित भारत बनाना चाहते हैं, जो विकसित उत्तराखंड के लिए संघर्ष करना चाहते हैं, वह सब लोग हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के महापर्व में मतदान के रूप में दी जाने वाली हर नागरिक की मतदान जरूरी है, लेकिन फिर क्या जब वही लोग इस पर्व से मुंह मोड़ने लगे। मतदान न करना और कुछ हद तक नोटा का इस्तेमाल भी इस लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींव ढीली करने का काम करता है। ऐसा ही कुछ उत्तराखंड में पिछले कुछ चुनाव से देखने को मिल रहा है, जहां पर केवल सरकारों के नकारापन के चलते जनता नोटा और उससे भी आगे बढ़कर इलेक्शन बॉयकॉट का फैसला लेती आ रही है।
पिछले चुनावों में कुल मिलाकर 14 पोलिंग स्टेशन ऐसे थे जहां पर तकरीबन 800 लोगों ने सामूहिक रूप से चुनाव का बहिष्कार किया। पहले ही सारी जिलाधिकारियों को, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर और आरओज़ को निर्देश दिया गया है और जहां पर जो समस्या है, क्योंकि ये बात देखिएगा, जनता का भी मैं उनको गलत बिल्कुल नहीं बोलूँगा। जब उनको लगता है कि कोई नहीं आ रहे तो उनको एक मौका मिलता है कि इस टाइम पे कोई आके अधिकारी, सो हमने ये निर्देश दिया कि वो काम क्यों नहीं हो रहे, वो उस गांव के वासियों को बताइए। जैसा किसी जगह पर 4000 पेड़ कटना है और मामला लंबित है यहाँ पर भारत सरकार में फॉरेस्ट ट्रांसफ़र केस में, जब उनको ये बता देंगे और दिखा देंगे सारी चीज़, सो गांव के लोग भी संतुष्ट हो जाता है। सो वो मैकेनिज्म इस बार डेवलप किया है। खबर मुरादाबाद से, जहां अभियोजन अधिकारी और पुलिस की 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। वहीं पुलिस लाइन सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एसएसपी हेमराज मीना पहुंचे। बता दें कि आपराधिक न्याय प्रणाली नवीन विधियों के संबंध में कार्यशाला आयोजित हुआ। वहीं कार्यशाला में महिला और बालकों के विरुद्ध लैंगिक अपराधों के बारे में जानकारियां दी गई। साथ ही कार्यक्रम में सभी एसपीओ, एपीओ, सरकारी वकील और सभी पुलिसकर्मी मौजूद रहे। आज अभियोजन निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ के तत्वाधान में आयोजित है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो 2023 में भारतीय संसद द्वारा पारित किए गए थे, 1 जुलाई 2024 से तीनों संहिताएं प्रवृत्त हो जाएंगी। इसी के संबंध में विधिक परिचर्चा हेतु, विधिक प्रावधानों से अवगत कराने हेतु आज एक कार्यशाला आयोजित की गई है। इस कार्यशाला में जनपद मुरादाबाद के समस्त थानों के विवेचक, बुलंदशहर में वाक्यू महाशक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने शिकारपुर एसडीएम और खनन अधिकारियों पर बड़ा आरोप लगाया, जिसमें 50,000 रुपये प्रति महीने लेने का आरोप लगाया गया है। महाशक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एसडीएम और खनन अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पहले भी कई बार शिकायत करने पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं फर्रुखाबाद में कानूनगो का रिश्वत लेते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। वहीं पीड़ित ने शपथ पत्र के साथ कानूनगो के खिलाफ तहसीलदार से शिकायत की। जानकारी के मुताबिक कुछ दिन पहले रिश्वत लेते कानूनगो के साथ 2 लोगों को एंटी करप्शन टीम ने पकड़ा था। यह पूरा मामला फर्रुखाबाद के सदर तहसील क्षेत्र बिसलपुर बांगर गांव का है। वहीं आरएसएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य आज रायबरेली के दौरे पर रहे, जहां स्वामी प्रसाद मौर्य कार्यकर्ता बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे थे। इस दौरान उनका जोरदार स्वागत किया गया। प्रयागराज के मेजा इलाके में 2 मासूम बच्चों का डबल मर्डर का मामला सामने आया है, जहां बुआ ने मासूम भांजों की डंडे से पीटकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देकर आरोपी बुआ मौके से फरार हो गई। सूचना पर पहुंचे पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 27 न्यूज।